अंतरा एपिसोड 28। रात के करीब 2 बजे अंतरा की आंखें खुली तो उसने अपने आप को अपने बेडरूम में पाया। अंतरा झटके से उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने इस वक्त पार्टी वाले कपड़े ही पहन रखे थे। अंतरा का सर भारी हो रहा था। वो अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन उनके कानों में बस एक शब्द गूंज रहा था, क्या मिस्टर ओबरॉय ने आपको अपनी मिस्ट्रेस बना के रखा हुआ है? क्या मिस्टर ओबरॉय ने आपको अपनी मिस्ट्रेस बना के रखा हुआ है? बार बार यही आवाज़ उसकी कानों में गूंज रही थी। अंतरा उठी और वॉशरूम में चली गई और शावर खोलकर उसके नीचे बैठ गई। उसने अपना सर अपने घुटनों पर टिकाया हुआ था। पूरा वॉशरूम उसके रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ से गूंज रहा था। अंतरा रोते हुए खुद से बोली, आखिर मेरी गलती क्या है जो मेरी ज़िंदगी ने ऐसा रुक लिया है? ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं नहीं जानती रियांश ओबरॉय को, मैं नहीं जानती वनिका को। आखिर मेरा भी कोई अस्तित्व है, ये कोई नहीं क्यों नहीं समझता? सब मुझ पर ही अपनी राय थोप देते हैं। मैं क्या करूं? मैं किससे कहूं कि मुझे भी तकलीफ होती है? खुद से बात करते करते अंतरा शावर के पानी में भीग रही थी। 1.5 घंटे बाद अंतरा शांत हुई और शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर बाहर आई। वो मिरर के सामने खड़ी हुई और मिरर को देखते हुए बोली, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। किसी को कोई हक नहीं होता कि वो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे। रियांश ओबरॉय को कोई हक नहीं है कि वो तुम पर अपनी राय थोपे। अंतरा की आंखें पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वो इतना रोई थी कि अब उसकी आंखों का पानी भी सूख चुका था। अंतरा क्लोजेट में गई। वहाँ से एक नाइट सूट पहनकर वापस बेड पर आकर लेट गई। कोई नहीं जानता था कि अगले दिन का सवेरा अंतरा की ज़िंदगी में क्या तूफान लेकर आने वाला है। इसका एहसास अंतरा को था ही नहीं। रात गहरी होती जा रही थी और अंतरा की आंखों में नींद अब तक नहीं थी। उसके जहन में बस एक ही सवाल था, रियांश कहाँ है? अंतरा ने पूरे कमरे में नज़र घुमाई, लेकिन उसे रियांश कहीं नज़र नहीं आया। उसकी नज़र बालकनी के डोर पर गई, जो कि क्लोज था। अंतरा ने ज़्यादा नहीं सोचा और आंखें बंद करके लेट गई। रियांश की गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी तो रोहन ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया। रियांश कार से बाहर आया। रियांश का चेहरा गुस्से से तप रहा था। वो अंदर आया जहाँ पर चेयर पर एक लड़की को बांध रखा था। उस लड़की का पूरा चेहरा सूजा हुआ था। उसके होंठ से, उसके नाक से खून बह रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया है। उस लड़की ने जैसे ही रियांश को देखा, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। इतना तो सब जानते थे कि वनिका के कहने पर उसने रियांश ओबरॉय से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि रियांश में उससे यमराज नजर आ रहा था। रियांश आया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में खींचता हुआ बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी को मेरी मिस्ट्री बनाने का। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रियांश ओबरॉय की बीवी से ये पूछो कि वो कौन है। एक औरत होकर दूसरी औरत को उसके ही पति की मिस्ट्री बोलते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? सोचोगी भी क्यों? पैसों से तुम्हारा मुंह बंद करके रखा था, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि रियांश ओबरॉय की बीवी पर उंगली उठाने का नतीजा क्या हो सकता है। इतना कहने के बाद रियांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देखकर एक पल के लिए तो रोहन भी कांप गया। रोहन उसके साथ हमेशा रहा करता था, इसीलिए उसे अंदाज़ा था कि रियांश कुछ बुरा करने वाला है। वो लड़की रियांश से बोली, मिस्टर ओबरॉय, मैं एक लड़की हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर रियांश की स्माइल एक भयानक हंसी में बदल गई। उसकी पूरी हंसी पूरे फार्म हाउस में गूंज रही थी। लेकिन कुछ देर बाद फार्म हाउस में वापस सन्नाटा छा गया। रियांश ने हंसना बंद किया और लड़की का जबड़ा अपने हाथों में भरकर
उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे लिए सज़ा सिर्फ सज़ा होती है, चाहे वो लड़के के लिए हो या लड़कियों के लिए। अगर तुमने मुझ पर वार किया है तो मैं तुम्हें छोड़ भी देता, लेकिन इतना कहकर रियांश रुक गया। उस लड़की को लगता था कि उसका जबड़ा अभी टूट कर गिर जाएगा। रियांश ने रोहन को बुलाया और उससे कहा, ले जाओ इसे और ब्रूनो को खिला दो। इतना बोलकर रियांश ने उस लड़की को झट से छोड़ दिया और तेज कदमों से फार्म हाउस से निकलकर कार में बैठ के निकल गया। रोहन ने उसकी बात सुनी तो एक पल के लिए तो उस लड़की पर दया आ गई, लेकिन जब रोहन ने उसके कारनामे याद आए तो उस पर गुस्से दिखाने लगा। उसने अपने गास को कुछ इशारा किया और वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह 7 बजे अंतरा जब सो कर उठी तो उसे रियांश अभी भी रूम में नहीं दिखा। उसने रियांश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और रेडी होकर चले गई। कुछ देर बाद अंतरा नीचे आई और पूजा करने के बाद दादाजी और यशवंत जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी, जो वहीं हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। अंतरा की नज़र अब भी रियांश को ही ढूंढ रही थी, लेकिन रियांश उसे कहीं नहीं दिखा। रुद्र उसके पास आया और बोला, भाभी माँ नाश्ता। वो रुद्र से बोली, तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सबको यही लगता था कि अंतरा को पिछली रात की कुछ याद नहीं, लेकिन अंतरा को सब कुछ याद था। वो बस अब किसी से अपनी दुख तकलीफ किसी को बताना नहीं चाहती थी। अंतरा किचन में जा रही थी तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल के न्यूज़पेपर में गई। उसके फ्रंट पेज पर लिखा था, अंतरा बीवी या मिस्ट्रेस। ये देखकर अंतरा की आंखें बंद कर ली और किचन में चले गई। अंतरा किचन में आई और अपना काम करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कभी अपने आंसू पोंछती तो कभी नाश्ता बनाती। उसने सोच लिया था कि अब जो भी करना है वो खुद ही करेगी। वो किसी से उम्मीद नहीं करेगी कि कोई उसके लिए कुछ बोले। अंतरा ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आई तो उससे यशवंत जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। यशवंत जी चिल्लाते हुए बोले, क्या लगा रखा है रियांश ने? वो न्यूज़पेपर को हॉल के फर्श पर पटकते हुए बोले, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बहू के बारे में ऐसे बात करे। रुद्र ने वो पेपर उठाया और जब उसने वो न्यूज़ पढ़ी तो उसे भी रिपोर्टर पर बहुत गुस्सा आया। दादाजी ने न्यूज़पेपर रुद्र से लिया और वो भी देखने लगे। अब तक घर के सभी सदस्यों को पता चल चुका था कि कल रात क्यों रियांश अंतरा को घर भेजना चाहता था। अंतरा ने गहरी सांस भरी और नाश्ता लेकर बाहर आई। यशवंत जी ने अंतरा को देखा तो वो अंतरा के पास आए और बोले, बहू तुम इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हो? इससे पहले अंतरा कोई जवाब देती, रियांश घर के अंदर आया। उसकी नज़र बस अंतरा पर ही थी, लेकिन अंतरा की एक भी नज़र उसे नहीं देखा। यशवंत जी ने देखा कि रियांश मेंशन के अंदर आया है तो वो चिल्लाते हुए बोले, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। उसकी बात सुनकर रियांश के कदम बढ़ते रुक गए। दादाजी यशवंत जी से कुछ बोलने को हुए तो यशवंत जी ने उन्हें हाथ दिखाकर कहा, नहीं पापा, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत हो चुकी इनकी मनमानी। दादाजी उनकी बात काटते हुए बोले, रियांश की क्या गलती है यशवंत? यशवंत जी रियांश को देखते हुए बोले, इसकी गलती ये है कि ये हमेशा अपनी मनमानी करता है। जब मन चाहा किसी भी लड़की से मंडप में ज़बरदस्ती शादी कर ली, जब मन चाहा उसे घर उठा लाया, जब मन चाहा किसी और लड़की के साथ अपना नाम जोड़ दिया, जब मन चाहा अपने ही घर की इज्जत को ऐसे उछाल दिया। उनकी बात सुनकर रियांश की हाथों की मुट्ठियां कस गई और अंतरा ने अपनी आंखों में आए पानी को बहने से रोक लिया। वो अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई क्योंकि वो किसी को भी अपना आंसू दिखाना नहीं चाहती थी। दादाजी चिल्लाते हुए बोले, बस यशवंत, अभी इस घर के फैसले लेने के लिए मैं हूँ। यशवंत जी उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाए। दादाजी रियांश से कहा, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ।
रियांश ने किसी से कुछ नहीं कहा और वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन उनकी तिरछी नज़र अंतरा पर ही थी। अंतरा अभी भी अपना सर झुकाए खड़ी थी। अंतरा यशवंत जी से बोली, पापा जी आप चिल्लाइए मत, आप बैठिए और नाश्ता कीजिए, आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है। यशवंत जी नासमझी से उसे देखने लगे। वो इतना तो जानते थे कि अंतरा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है, लेकिन उसकी ये चुप्पी उन्हें खल रही थी। दादाजी ने भी यशवंत जी को आंखों से इशारा किया तो यशवंत जी शांत होकर अपने चेयर पर बैठ गए। उनका खाना खाने का मन नहीं था। वो अंतरा से बोले, बहू मेरा मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो चेयर से उठने लगे तो अंतरा उन्हें रोकते हुए बोली, पापा जी बैठिए, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, बिना खाना खाए घर से नहीं निकलते। उसके इतना कहते ही यशवंत जी को वहाँ बैठना ही पड़ा। रियांश जो वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा था, वो लगातार दीवार पर पंच मार रहा था। उसके हाथों से खून बहने लगा, लेकिन उसे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। वो बस दीवार पर अपना हाथ मारे जा रहा था और उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसने अपने हाथों से अपने बालों को पीछे किया और अपने दांत पीसते हुए बोला, वनिका खुराना, जिस दिन मैं बार करूँगा ना, उस दिन तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इसीलिए तुम जो कर सकती हो करो। जिस दिन मैंने किया उस दिन तुम रियांश ओबरॉय से कहर देखोगी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कल के रात के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक। अंतरा जब बेहोश होकर गिरी थी तो वहाँ मौजूद रिपोर्टर वहाँ से 9-2-11 हो गए। वहाँ पर बस वो लड़की खड़ी थी जिसने अंतरा को रियांश की मिस्ट्रेस कहा था। रियांश वहाँ पर भागते हुए आया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें सर्द हो गई। अंतरा जमीन पर बेहोश पड़ी थी और वो लड़की अंतरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। रियांश ने एक सरसरी नज़र पूरे एरिया पर डाली। वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। रियांश चिल्लाकर बोला, रोहन। रोहन वहाँ आया और अंतरा को ऐसे देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब उसे उस लड़की के लिए डर लगने लगा। रियांश ने रोहन को देखा तो रोहन ने उसका इशारा समझकर अपने गार्ड्स को उस लड़की को ले जाने के लिए कहा। उस लड़की ने जब रियांश को देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। वो रियांश को कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही गार्ड्स ने उसे वहाँ से ले जाने लगे। रियांश ने अंतरा को अपनी गोदी में उठाया और अपनी कार तक ले गया। रोहन ने जल्दी से कार का डोर खोला तो रियांश ने अंतरा को पैसेंजर सीट में बैठाया और खुद ड्राइव करने लगा। 1 घंटे का रास्ता रियांश ने 35 मिनट में ही पूरा कर लिया। वो उसे गोद में उठाकर कार से उतारा और अपने बेडरूम में जाकर उसे बेड पर लिटा दिया। वो उसका हाथ पकड़कर उसके माथे पर फोरहेड पर किस करता हुआ बोला, बहुत मासूम हो तुम, क्यों आई मेरी दुनिया में? तुम्हें मेरी इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था। मुझे नुकसान पहुंचाने वाले लोग तुम्हें टारगेट बनाना चाहते हैं और मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। फिर भी हमेशा मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन अब तकलीफ़ उसे होगी जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी है। इतना कहकर रियांश ने अंतरा को ब्लैंकेट से कवर किया और एसी का टेम्परेचर सेट करके रूम से बाहर निकल गया। फ्लैशबैक एंड। रियांश ने अपनी आंखें खोली और टावर को अपने कमर पर बांधकर वॉशरूम से बाहर आया। लगभग 10 मिनट बाद रियांश नीचे आया। रुद्र, दादाजी और यशवंत जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रियांश भी आकर अपनी जगह पर बैठ गया। अंतरा सबको नाश्ता सब करने लगी। वहाँ किसी का मन खाने का नहीं था, लेकिन अब अंतरा की जिद से वहाँ पर बैठे थे। अंतरा ने पहले दादाजी को ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर रुद्र को और यशवंत जी को भी सर्व करते हुए बोली, पापा जी खा लीजिए। यशवंत जी ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अंतरा ने रियांश को सर्व नहीं किया। उसने बिंदिया की तरफ नाश्ता को देते हुए बोली,
नाश्ता सब कर दो। बिंदिया तो उसे हैरान होकर देखने लगी। उसे रियांश से डर लग रहा था। फिर भी अंतरा ने कहने पर वो रियांश को नाश्ता सब करने लगी तो रियांश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। उसकी नज़र अब अंतरा पर थी। यशवंत जी रियांश से बोले, रात भर कहाँ थे तुम? रियांश ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और जूस पीने लगा। अंतरा उसे इग्नोर कर रही थी। ये बात रह रहकर रियांश को परेशान कर रही थी। वो रियांश ओबरॉय जिसे आज तक किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उससे अपनी बीवी से फर्क पड़ रहा था। कुछ देर बाद सबका नाश्ता हो चुका था। सब लोग अपनी अपनी चेयर से उठ चुके थे। यशवंत जी अपनी चेयर से उठते हुए बोले, बहू तुम भी नाश्ता कर लो। इससे पहले अंतरा कोई जवाब देती वहाँ वनिका की आवाज़ आई, रियांश बेबी कहाँ हो तुम? वनिका की आवाज़ सुनते ही यशवंत जी का पारा चढ़ गया। लेकिन जब अंतरा ने उसे देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। वनिका ने इस वक्त रॉयल ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो ऑफ शोल्ड थी और उसके बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर दुनिया भर का मेकअप और पैरों में पेंसिल हील थी। अंतरा अपने मन में बोली, इसके पास कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? वनिका अंदर आई। उसने जब रियांश को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वनिका यशवंत जी के बिजनेस पार्टनर विवेक खुराना की बेटी थी। रियांश उसकी बहुत इज्जत करता था, बस इसीलिए वो वनिका को कुछ नहीं कह पा रहा था। वनिका ने जब अंतरा को देखा तो उसकी आंखों पर गुस्सा उतर आया। वो उसे देखते हुए खुद से बोली, मुझे तो लगा था कि इतनी बेइज्जती होने के बाद ये यहाँ से चले जाएगी। कहते हुए उसने अजीब सा मुंह बना लिया। इसने रियांश को देखा और उसके पास जाने लगी। अंतरा जो रियांश के पीछे ही खड़ी थी वो उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। वनिका उससे गुस्से से देखने लगी, लेकिन अंतरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वनिका उससे गुस्से से घूरते हुए बोली, हटो सामने से। अंतरा भी अपनी कमर पे हाथ रखते हुए बोली, और क्यों? वनिका उससे बोली, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अंतरा भी अपने हाथ बांध कर बोली, बताना तो तुम्हें ही पड़ेगा। वनिका अपनी आंखें फाड़कर अंतरा को देखने लगी। वो उससे पाउट करते हुए बोली, लिसन, मैं रियांश की गर्लफ्रेंड हूँ। अंतरा रियांश की बाजू पकड़ते हुए बोली, और मैं इसकी बीवी और इसी घर की बहू। वनिका को अंतरा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अंतरा वनिका के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, आउट। उसकी बात सुनकर वनिका को और गुस्सा आ गया। वो गुस्से से अंतरा से बोली, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं यहाँ रियांश से मिलने आई हूँ। अंतरा अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टक करते हुए बोली, ये मेरा घर है तो मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे घर में कौन आ रहा है और कौन नहीं। रुद्र, दादाजी, यशवंत जी, बिंदिया, भोला, यहाँ तक कि रियांश भी आंखें खोले और मुंह फाड़े अंतरा को देख रहे थे। अंतरा का ये रूप पहली बार उनके सामने आया था। ये चुपचाप सीधी साधी रहने वाली अंतरा ऐसा जवाब दे सकती है, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। वनिका अंतरा को गुस्से से देखते हुए बोली, हाउ डेयर यू, यू क्रेजी गर्ल, हाउ डेयर यू टू टेक टू मी लाइक दैट। अंतरा ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए बोली, ओए छिपकली, अगर मैंने एक गाली हिंदी में दे दी तो तू अपनी सारी अंग्रेजी भूल जाएगी। बेहतर यही होगा कि अपनी ये फैशन की दुकान उठाओ और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। दोबारा अगर मैंने तुझे अपने घर के आसपास देखा तो तेरी दोनों टांगें तोड़कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी। फिर कहती रहना अपने मेकअप। फिर वो उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली,
अगर दोबारा ऐसे कपड़े पहनकर मेरे पति के सामने आई ना तो जो पहन के रखा है ना वो भी नहीं छोड़ूंगी मैं। चल दफ़ा हो जा यहाँ से। रियांस बस आंखें फाड़े अपनी बीवी को देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या वही अंतरा है जो हमेशा उसके सामने चुपचाप और शांत रहती थी। वहीं यशवंत जी और दादाजी के चेहरे पर मुस्कान थी और रुद्र भी हुडिंग करने लगा था। वनिका रियांस से बोली, रियांस बेबी देखो ना ये लड़की मुझसे कैसे बातें कर रही है, तुम कुछ तो बोलो इसको। रियांस ने जब देखा कि वनिका रियांस से उसकी शिकायत कर रही है तो वो वनिका की बाजू पकड़ते हुए बोली, अगर आज इन्हें कुछ बोला ना तो मैं तेरे साथ साथ ये भी इस घर से बाहर जाएंगे। उसकी बात पर रियांस आंखें फाड़कर अंतरा को देखने लगा। वो खुद से बोला, ये लड़की मुझे मेरे ही घर से निकाल करने की धमकी दे रही है। अंतरा ने बाहर से गार्ड्स को बुलाया तो 2 गार्ड अंदर आए। अंतरा उन दोनों को देखते हुए बोली, आज के बाद मुझे ये लड़की मेरे घर के आसपास भी नहीं चाहिए, लेकर जाओ इसको यहाँ से। ये कहते हुए उसने वनिका को धक्का दे दिया। वनिका गिरते गिरते बची और गुस्से से रियांस को देखने लगी। उसे अब भी लग रहा था कि रियांस उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो दोनों गार्ड्स रियांस को देखने लगे और जैसे रियांस से पूछ रहा है कि क्या हमें अंतरा की बात माननी है। अंतरा ने जब ये देखा तो वो गार्ड से बोली, मैं बोल रही हूँ ना, लेके जाओ इसको यहाँ से। मुझे ऐसा करने से तुम्हारे बॉस भी आज मुझे नहीं रोक सकते। ये बात उसने रियांस की आंखों में देखकर कही थी। वो दोनों गार्ड्स वनिका को ले जाने लगे तो वनिका उन दोनों गार्डों को धक्का देते हुए बोली, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे बाहर निकालोगे। फिर वो अंतरा से बोली, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम मुझसे बराबरी करना चाहती हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस घर से बाहर निकालोगी। फिर वो उसे प्रोवाइड करते हुए बोली, आज जिस जगह तुम हो ना वहाँ मुझे होना चाहिए था। अंतरा एक बार फिर उससे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, छिपकली पहले ढंग से कपड़े पहनना तो सीख ले। मेरे पति के साथ रहने के सपने बाद में देखना। फिर वो वनिका की बाजू पकड़ते हुए बोली, मेरे जीते जी तो मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर वो उससे बाजू से पकड़ते हुए मेंशन के दरवाजे तक लाई और उससे घर से निकाल बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद करके अपने हाथ झाड़ते हुए अंदर आने लगी। अंतरा को देखकर रुद्र ने अंतरा को गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगा और बोला, भाभी माँ आपने तो कमाल कर दिया, क्या धूल चटाई आपने उस वनिका को। अंतरा रुद्र की कंधे पर पकड़ते हुए बोली, रुद्र मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। रुद्र ने अंतरा को नीचे उतारा। अंतरा दादाजी के पास आई और सर झुकाते हुए बोली, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं क्या करती दादाजी, वो मेरी ज़िंदगी की वो नागिन है जिसने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रखा है। दादाजी ने अंतरा के सर पर हाथ रखा और हंसते हुए बोले, बहू तुमने जो किया सही किया। तुम इस घर की बहू हो, ये बात हमेशा याद रखना और आज से तुम जो कहोगी इस घर में वही होगा। आज से इस घर के सारे फैसले तुम ही लोगी। यह बात कहकर वो यशवंत जी और रियांस को देखने लगे। यशवंत जी तो बस मुस्कुराते हुए अंतरा को देख रहे थे। रियांस कभी अपने घर वालों को देखता तो कभी अंतरा को। वो वहाँ से जाने लगा तो अंतरा ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, रुकिए। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।